क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों तक परिवार की देखभाल करने के बाद कभी कभी अपने ही बच्चे की बात सुनकर आपके दिल में एक अजीब सी पीड़ा क्यों होती है? वो अजीब सा एहसास जैसे कुछ तो गलत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में क्या? आपकी तरह लाखों माता पिता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए अर्पित कर दिया है। वे इस दुविधा को चुपचाप सहते रहते हैं, अपनी छत पर बैठे उस बगीचे को देखते हुए जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। वे सोचते हैं कि वो सम्मान कहाँ गया जो उन्होंने सिखाया था। एक दुखद सच्चाई है जिसे कम लोग मानने की हिम्मत करते हैं। कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बन सकते हैं। वे शब्दों का इस्तेमाल तेज चाकू की तरह करते हैं जिन्हें चिंता या मदद के रूप में छुपाया जाता है, लेकिन वास्तव में ये शब्द छोटा दिखाने, नियंत्रण करने और मानसिक रूप से परेशान करने के लिए होते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हम माता पिता के रूप में अक्सर यह भी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ अनादर हो रहा है, क्योंकि हमने पारिवारिक प्रेम के नाम पर सब कुछ सहना सीख लिया है। आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से 5 ऐसे वाक्य बताऊंगा जो यदि आपका बच्चा आपसे कहता है तो ये इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आपको तुरंत दूरी बनानी चाहिए। गुस्से में नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और मानसिक शांति की रक्षा के लिए, क्योंकि जीवन भर प्रेम देने के बाद आप बदले में सम्मान पाने के हकदार हैं। नंबर 1, परिचय और सामान्य पृष्ठभूमि। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि पूरी दुनिया उल्टी हो गई है और आप यह नहीं समझ पाते कि ऐसा कब हुआ। आप वहीं बैठे हैं, उसी कुर्सी पर जहां हमेशा बैठते थे, उसी घर में जिसे आपने अपने पसीने और आंसुओं से बनाया था, लेकिन कुछ बदल गया है। आपके बच्चे की आवाज़, जो कभी आपके पास दौड़ता हुआ आकर गोद की मांग करता था, अब एक अलग लहजे में बात करता है। ऐसा लहजा जो दुख देता है, लेकिन आप समझा नहीं सकते कि क्यों। अगर आप 60, 70 या 80 साल के हैं तो शायद आपने भी यह दिल में चुभन महसूस की होगी। वो अजीब सा एहसास जब आपका अपना बच्चा आपसे इस तरह बात करता है कि एक अदृश्य निशान छूट जाता है, जैसे उसके शब्द आपकी तरफ फेंके गए छोटे पत्थर हों। आप जिसने दशकों तक पाला, पढ़ाया, सुरक्षा दी और प्यार किया, अचानक खुद से पूछने लगते हैं कि क्या आपने कुछ गलत किया था? क्या आप इस तरह के व्यवहार के लायक थे? सच्चाई यह है कि कई बच्चे बड़े होने पर भी कभी कभी भूल जाते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। वे उन रातों को भूल जाते हैं जब आप जागकर उनकी देखभाल करते थे जब वे बीमार थे। वे उन त्याग को भूल जाते हैं जो आपने किए थे, उन अवसरों को जिन्हें आपने छोड़ा था ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। और इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोग बात करने का एक ऐसा तरीका अपना लेते हैं जो हानिरहित लगता है, लेकिन वास्तविकता में वह अनादर, मानसिक नियंत्रण और भूमिकाओं के खतरनाक उलटफेर से भरा होता है। आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं उस चीज के लिए जिसे आपने शायद महसूस किया है लेकिन शब्दों में नहीं डाल सके। 5 विशिष्ट वाक्य हैं जो जब हमारे बच्चे कहते हैं तो वे लाल अलर्ट के संकेत की तरह काम करते हैं। ये छोटी भावनात्मक सुनामी हैं जो सामान्य बातचीत के भेष में आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये वाक्य आएं तो समय है कि आप रुकें, गहरी सांस लें और विचार करें कि कहीं थोड़ी दूरी बनाने का समय तो नहीं आ गया। मैं गुस्से या बदले की भावना से रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी गरिमा, आपकी मानसिक शांति और उस चीज की रक्षा की बात कर रहा हूं जो आपने पूरे जीवन में बनाया है। क्योंकि दशकों तक निष्कलंक प्रेम देने के बाद आप न केवल हकदार हैं, बल्कि बदले में सम्मान पाने का पवित्र अधिकार रखते हैं। और यह पहचानना कि यह सम्मान मौजूद नहीं है, अपने स्वयं के मूल्य को वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। नंबर 2, पहला वाक्य, आप पर मेरा कर्ज है। कल्पना करिए कि आप अपनी रसोई में हैं, हमेशा की तरह चाय बना रहे हैं, जब आपका बेटा अंदर आकर यह बम फोड़ता है, आप पर मेरा कर्ज है। अचानक कमरे की सारी हवा गायब हो जाती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपके हाथ हल्के से कांपते हैं और एक सवाल आपके दिमाग में घूमता रहता है, हम यहाँ कैसे पहुंचे? यह वाक्य एक तेज चाकू की तरह है जो आम बातचीत के भेष में छुपा हुआ है। यह आपकी सारी यादों को, प्रेम, देखभाल
और समर्पण की लेकर उन्हें एक ठंडे बैंक खाते में बदल देता है। जैसे कि हर वो डायपर जो आपने बदला था, हर वो रात जो आप जागकर गुजारी थी जब उसे बुखार था, हर वो त्याग जो आपने उसकी स्कूली शिक्षा के लिए किया था, ये सब कुछ एक कर्ज था जिसे अब ब्याज सहित वापस करना है। इस वाक्य में सबसे ज्यादा दुखदाई बात शब्द नहीं है, बल्कि वह है जो ये दर्शाते हैं। आपका बच्चा आपको कर्जदार की स्थिति में डाल रहा है, जैसे कि पालना और प्यार करना कोई एहसान था जो उसने आप पर किया था, न कि इसके उलट। यह भूमिकाओं का एक क्रूर उलटफेर है जो सीधे आपके माता या पिता के दिल पर आघात करता है। अचानक आप वो व्यक्ति नहीं रहे जिसने जीवन और प्रेम दिया था, बल्कि वो व्यक्ति हैं जिसे स्पष्टीकरण और भुगतान देना है। मैं गिरीश को जानता था, 78 साल का एक सज्जन जिसने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटा घर खरीदा था, जिसकी देखभाल आसान थी। जब उसके बेटे को पता चला तो उसने यह नहीं पूछा कि पिताजी ठीक हैं या नहीं, या उन्हें मदद की जरूरत है, या वे इस बदलाव से खुश हैं। उसके मुंह से सबसे पहले यह निकला, और मेरा हिस्सा, आप मुझे इस बिक्री से कुछ नहीं देंगे? गिरीश को इतना धक्का लगा कि वे जवाब तक नहीं दे सके। दशकों का आर्थिक सहारा जो उन्होंने अपने बेटे को दिया था, उस पल एकदम से गायब हो गया। इस व्यवहार की जड़ गहरी और खतरनाक है। यह तब होता है जब बच्चा अपने माता पिता को उन लोगों के रूप में नहीं देखता जो प्रेम और सम्मान के हकदार हैं, बल्कि उन संसाधनों के रूप में देखता है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो छोटी छोटी टिप्पणियों से शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती है कि यह विकृत सोच उनके लिए स्वाभाविक हो जाती है। अगर आप यह वाक्य सुनते हैं तो रुकिए और सोचिए, क्या यह तनाव का एक अलग क्षण था, या यह एक पैटर्न है जो दोहराया जाता है? अगर यह पैटर्न है, अगर यह निरंतर मांगों और आपको दोषी महसूस कराने की कोशिशों के साथ आता है, तो दूरी बनाने का समय है। गुस्से में नहीं, बल्कि आत्म सम्मान के लिए। क्योंकि एक अच्छे माता या पिता होने के लिए आपको किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, दूसरा वाक्य, आप मेरे बिना नहीं जी सकते। जब आप यह शब्द अपने बच्चे के मुंह से सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी कहा हो कि आप एक ऐसे बच्चे बन गए हैं जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ है। सबसे बुरी बात यह है कि यह वाक्य आमतौर पर चिंता के भेष में आता है, लेकिन वास्तव में यह आपको छोटा दिखाता है, आपको कमजोरी की स्थिति में डालता है जो शायद वास्तविक भी ना हो। इस वाक्य के पीछे एक क्रूर संदेश छुपा है। आप कमजोर हैं, निर्भर हैं, और मैं आपका मुक्तिदाता हूं। यह आप दोनों के बीच के रिश्ते को उलटने का एक सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी तरीका है। अचानक जो व्यक्ति जीवन भर परिवार के लिए सुरक्षित आश्रय था, वह किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जिसे बचाए जाने की जरूरत है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह उलटफेर आमतौर पर धीरे धीरे होता है, जब तक कि आप यह भी न समझ सकें कि यह कब शुरू हुआ था। सच्ची मदद और नियंत्रण के बीच का अंतर सरल है लेकिन मौलिक है। जब कोई आपकी प्रेम से मदद करता है तो आपको लगता है कि आपकी गरिमा बरकरार रहती है। आप आभारी महसूस करते हैं, लेकिन अपमानित नहीं। जब कोई आप पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी मदद करता है तो हर इशारे के साथ एक सूक्ष्म याद दिलाई जाती है कि आप पर कुछ कर्ज है, कि आप अकेले नहीं कर सकते थे। मुझे लीला की कहानी याद है। 74 साल की एक महिला जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी के साथ रहने चली गई थी। शुरुआत में यह एक स्वाभाविक और स्नेहपूर्ण निर्णय लगता था, लेकिन धीरे धीरे बेटी ने उसके लिए फैसले लेने शुरू कर दिए। पहले छोटी चीजें थीं, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खरीदना है। फिर वह माँ की चिट्ठियां खोलने लगी, डॉक्टर के दौरे में उसकी तरफ से बोलने लगी, तय करने लगी कि वह किससे फोन पर बात कर सकती है और किससे नहीं। और जब लीला ने सवाल करने की कोशिश की तो उसे सुनाई दिया, माँ आप 1 महीना भी अकेली नहीं रह सकती, आभारी रहिए। जो लीला के साथ हुआ वह देश भर के हजारों घरों में होता है। मदद कैद में बदल जाती है, देखभाल नियंत्रण बन जाती है, और जो प्रेम होना चाहिए था वह प्रभुत्व का एक रूप बन जाता है। वह व्यक्ति जो कभी मजबूत, स्वतंत्र और सक्षम था, अपने टुकड़े टुकड़े खोता जाता है, जब तक कि वह लगभग पूरी तरह गायब न हो जाए।
आपको पहचानना होगा कि यह आपके साथ कब हो रहा है। मदद की ज़रूरत आपको कम मूल्यवान नहीं बनाती। सहारा स्वीकार करने का मतलब अपनी स्वायत्तता सौंप देना नहीं है, और मुख्य रूप से किसी को भी आपकी ज़रूरत को आपके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अगर आपका बच्चा इस वाक्य का उपयोग आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको छोटा या निर्भर महसूस कराने के लिए करता है, तो यह दिखाने का समय है कि आपके पास अभी भी आवाज़ है, अभी भी विकल्प हैं और अभी भी सम्मान के हकदार हैं। नंबर 4, तीसरा वाक्य, आप नाटक कर रहे हैं। आपने अभी कुछ महत्वपूर्ण साझा किया है, कुछ ऐसा जो आपके दिल पर भारी है। शायद यह वह अकेलापन है जो आप अपनी पत्नी के जाने के बाद महसूस करते हैं। शायद यह वह डर है जो आपको होता है कि कहीं आप बीमार पड़कर परिवार पर बोझ न बन जाएं। या शायद यह केवल उन दिनों की याद है जब घर हंसी और बातचीत से भरा रहता था, और फिर आपका बच्चा आपकी तरफ देखकर कहता है, आप नाटक कर रहे हैं। ये 4 शब्द आपको तुरंत चुप करा देने की ताकत रखते हैं। वे आपकी वैध भावनाओं को अतिशयोक्ति में बदल देते हैं, आपके वास्तविक दर्द को सस्ते नाटक में तब्दील कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके बच्चे ने अभी कहा हो कि आप जो भी महसूस करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, कि आपकी भावनाएं असुविधाजनक और अनावश्यक हैं। जब कोई आपकी चिंताओं को नाटक का लेबल लगाता है, तो वे एक साथ 2 भयानक काम करते हैं। पहला, वे आपके भावनात्मक अनुभव को पूरी तरह से अमान्य कर देते हैं। दूसरा, वे किसी भी वास्तविक बातचीत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि कौन किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहेगा जब पता हो कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा। मैं ईश्वर दत्त को जानता था, 81 साल का एक व्यक्ति जिसने 50 साल की शादी के बाद अपनी पत्नी को खो दिया था। अंतिम संस्कार के बाद के पहले हफ्तों में उसने अपनी बेटी से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि घर कितना शांत हो गया था, कि पारिवारिक उत्सव अब उसके लिए वैसे मायने नहीं रखते थे। इन बातचीत में से एक में उसने टिप्पणी की कि अब त्योहार भी खाली लगते हैं। बेटी ने सांस भरी और कहा, पापा, आप नाटकीय हो रहे हैं, जिंदगी चलती रहती है। उस दिन से ईश्वर दत्त ने कभी अपने अकेलेपन के बारे में बात नहीं की। उसने दर्द को निगल लिया, भावनाओं को दबा दिया और पारिवारिक मिलन के दौरान यांत्रिक रूप से मुस्कुराने लगा। बाहर से लगता था कि वह ठीक है, अंदर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था, क्योंकि उसने न केवल अपनी पत्नी खोई थी, बल्कि अपने दुख को व्यक्त करने का अधिकार भी खो दिया था। यह वाक्य विशेष रूप से क्रूर है, क्योंकि यह सीधे आपकी भावनात्मक गरिमा पर आक्रमण करता है। यह कहता है कि आपको वह महसूस करने का अधिकार नहीं है जो आप महसूस करते हैं, जिससे डरते हैं उससे डरने का, जो आपको दुखी करता है उससे दुखी होने का। यह मौन करा देने का एक तरीका है जो आपके आत्म सम्मान को खत्म कर देता है और आपको सब कुछ अंदर ही दबाकर रखने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई यह है कि आपको महसूस करने का अधिकार है। आपके डर वैध हैं, आपकी चिंताएं उचित हैं और आपके जीवन के अनुभव को सुना और सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस वाक्य का उपयोग आपको चुप कराने के लिए, उन विषयों से बचने के लिए करता है जो उसे परेशान करते हैं, तो वह आपकी देखभाल नहीं कर रहा, वह केवल अपने आराम की देखभाल कर रहा है, आपकी कीमत पर। नंबर 5, चौथा वाक्य, दुनिया अब इस तरह काम नहीं करती। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी कहा हो कि आपका पूरा जीवन अनुभव, दशकों में बनाए और बचाए गए सभी मूल्य बस किसी सुपरमार्केट की शेल्फ पर रखे एक्सपायर हो चुके उत्पाद की तरह हैं। यह उन सबसे दुखदाई वाक्यों में से एक है जो एक बेटा अपने पिता से कह सकता है, क्योंकि यह आपके ज्ञान के मूल्य को पूरी तरह से मिटा देता है। यह वाक्य आमतौर पर पोते पोतियों की शिक्षा के बारे में, वित्तीय जिम्मेदारी के बारे में, व्यापार में ईमानदारी के बारे में या अपने वचन को निभाने के महत्व के बारे में बातचीत के दौरान आता है। आप जीवन में सीखी कोई बात साझा करते हैं, कुछ ऐसा जिसे समझने में आपको सालों लगे थे, और जवाब में आपको मिलता है कि वह अब काम का नहीं है, कि दुनिया बदल गई है, कि आप पुराने हो गए हैं। आपका बच्चा जो बात नहीं समझता या समझने का नाटक करता है, वह यह है कि कुछ मूल्य और सिद्धांत हैं जो पुराने नहीं होते,
ईमानदारी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, जिम्मेदारी अप्रचलित नहीं होती, दूसरों के प्रति सम्मान की कोई अवधि समाप्ति नहीं होती। ये मानवता की उपलब्धियां हैं जो इस बात की परवाह किए बिना वैध रहती हैं कि हम किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं। मुझे कमला की याद है, 76 साल की एक महिला जो अपने बेटे से मिलने गई थी और उसने देखा कि पोते पोतियों का पालन पोषण बिना स्पष्ट सीमाओं के हो रहा था। उसने बहुत प्यार से सुझाव दिया कि शायद बच्चों को थोड़ी और संरचना और प्रेमपूर्ण अनुशासन की जरूरत है। जवाब में उसे मिला, माँ, दुनिया बदल गई है, आपके विचार पुराने हो गए हैं, आज के बच्चे अलग हैं। कमला तुरंत चुप हो गई और फिर कभी पोते पोतियों की शिक्षा के बारे में अपनी राय नहीं दी। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है, कमला सही थी। बच्चों को वाकई सीमाओं की, संरचना की, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें जिम्मेदारी और सम्मान के बारे में सिखाए। यह इसलिए नहीं बदला है क्योंकि हम एक अलग समय में हैं। जो बदला है वह यह है कि आज के कुछ माता पिता शिक्षा देने से डरते हैं और दादा दादी के ज्ञान को नकारना संतुलित बच्चों को पालने की जिम्मेदारी लेने से आसान है। जब आपका बच्चा इस वाक्य का उपयोग करता है तो वह कुछ बहुत गंभीर कर रहा है। वह आपको अप्रासंगिकता की तरफ धकेल रहा है। वह कह रहा है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, कि पारिवारिक जीवन में आपकी उपस्थिति केवल सजावटी है। यह पारिवारिक जीवन से एक मजबूर सेवानिवृत्ति का रूप है, जहां आप केवल एक मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसकी इजाजत मत दीजिए। आपके अनुभव का मूल्य है। आपका ज्ञान पसीने, आंसुओं और वास्तविक जीवन के सालों के साथ अर्जित किया गया है। अगर आपका बच्चा अनावश्यक परंपराओं और शाश्वत मूल्यों के बीच अंतर नहीं कर सकता, तो समस्या आपकी उम्र में नहीं है, समस्या उसकी अपरिपक्वता में है। अपनी आवाज़ बनाए रखें, अपने सिद्धांतों का बचाव करें और अगर ज़रूरत हो तो उससे दूरी बनाएं जो आपके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ज्ञान के खजाने को नहीं देख सकता। नंबर 6, 5वां वाक्य, आप अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हैं? पहली नज़र में यह सवाल वास्तविक चिंता की तरह लग सकता है। एक प्यार करने वाला बेटा जो जानना चाहता है कि क्या आप आरामदायक हैं, क्या आप सुरक्षित हैं, क्या आपकी उम्र के लिए कोई बेहतर जगह नहीं होगी। लेकिन जब यह सवाल जिद्दी लहजे के साथ आता है, जब यह लगातार दोहराया जाता है, जब यह सूक्ष्म दबाव से भरा होता है, तो यह कुछ बिल्कुल अलग चीज में बदल जाता है। इस मासूम सवाल के पीछे अक्सर एक ऐसी दिलचस्पी छुपी होती है जिसका आपकी भलाई से कोई लेना देना नहीं है। यह घर की बिक्री में दिलचस्पी हो सकती है, अग्रिम विरासत में, या बस आपको पास रखने की सुविधा में ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपके सबसे बुनियादी फैसलों में से एक पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ रहना चाहते हैं? आपका घर केवल वह जगह नहीं है जहां आप सोते हैं। यह वह जगह है जहां आपकी सबसे कीमती यादें हैं, जहां आपने अपना परिवार बनाया, जहां हर कोना आपके जीवन की एक कहानी कहता है। यह वह बगीचा है जिसे आपने अपने हाथों से लगाया, वह रसोई जहां आपने अपने प्रियजनों के लिए हजारों भोजन तैयार किए, वह कमरा जहां आपने अपने जीवन साथी के साथ सपने और चिंताएं साझा की। यह वास्तव में आपकी पहचान का हिस्सा है। मैं रमेश को जानता था, 69 साल का एक सज्जन जो 40 से अधिक सालों से एक ही घर में रह रहा था। यहीं उसने अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बनाया था, बच्चों को पाला था, पोते पोतियों का स्वागत किया था। जब वह विधुर हो गया तो उसका बेटा उससे ज्यादा मिलने आने लगा और हमेशा वही सवाल करता था, पापा, आप अभी भी इस इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हैं? क्या कोई छोटी जगह बेहतर नहीं होगी जिसकी देखभाल आसान हो? शुरुआत में रमेश को लगा कि यह देखभाल है, लेकिन बाद में उसने देखा कि सवाल हमेशा संपत्ति के मूल्य के बारे में टिप्पणियों के साथ आता था, इस बारे में कि अगर वह बेच दे तो सबके लिए बेहतर होगा। वास्तविक देखभाल और व्यक्तिगत हित के बीच की रेखा आपकी कल्पना से अधिक स्पष्ट है। जब कोई वास्तव में आपकी चिंता करता है तो वे आपको विकल्प प्रस्तुत करते हैं और आपके निर्णय का सम्मान करते हैं। जब किसी के अन्य हित होते हैं तो वे जिद करते हैं, दबाव डालते हैं, आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत निर्णय ले रहे हैं। कहाँ रहना है यह तय करना आपका मौलिक अधिकार है।
यह तीसरी उम्र में आपके पास बचे हुए स्वायत्तता के आखिरी मजबूत स्रोतों में से एक है। कोई भी, यहाँ तक कि आपका बेटा भी, आपको उस जगह को छोड़ने के लिए दबाव डालने का अधिकार नहीं रखता जहां आप घर जैसा महसूस करते हैं। अगर घर आपको सुरक्षा, आराम और अपनापन देता है, अगर आप इसकी देखभाल कर सकते हैं या मदद के लिए किसी को भुगतान करने की स्थिति में हैं, तो निर्णय केवल और केवल आपका है। अगर आप यह सवाल बार बार सुन रहे हैं, अगर यह दबाव या बेहतर होने के तर्कों के साथ आता है, तो रुकिए और सोचिए, इस बदलाव से वास्तव में किसका फायदा हो रहा है? अगर जवाब आप नहीं हैं, तो यह स्पष्ट करने का समय है कि आपके जीवन के बारे में आपके निर्णय चर्चा के लिए नहीं है। नंबर 7, जुड़ाव की अपील और संदेश की पुष्टि। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर आपने अपने जीवन में इन परिस्थितियों में से एक या अधिक को पहचाना है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और गहरी सांस लें। इन सच्चाइयों को देखना आसान नहीं है, खासकर जब वे उन लोगों से जुड़ी हों जिनसे हम गहरा प्रेम करते हैं। लेकिन इन पैटर्न को पहचानना अपने पारिवारिक गरिमा की जगह वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। कमेंट में उस वाक्य का नंबर लिखें जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर पहला था तो 1 लिखें, अगर कई थे तो सभी नंबर लिख सकते हैं। यह मुझे समझने में मदद करता है कि आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और मुख्य रूप से यह आपको दिखाता है कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं। हजारों माता पिता इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हैं, वही दर्द महसूस करते हैं और उसी सम्मान के हकदार हैं जिसके आप हकदार हैं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, सीमाएं तय करने का मतलब प्रेम की कमी नहीं है, अस्थायी रूप से दूरी बनाना त्याग नहीं है, सम्मान की मांग करना कठिन होना नहीं है। आपको गरिमा के साथ व्यवहार पाने का पवित्र अधिकार है, खासकर उनसे जिन्हें आपने पाला, पढ़ाया और बिना शर्त प्रेम किया। अगर यह सम्मान मौजूद नहीं है, तो दूरी बनाना आत्म प्रेम का काम है, स्वार्थ का नहीं। अपने पूरे जीवन में आप अपने बच्चों के लिए प्रेम, धैर्य और समर्पण का उदाहरण थे। अब समय है कि आप उतनी ही महत्वपूर्ण चीज का उदाहरण बने, आत्म सम्मान, स्पष्ट सीमाएं और व्यक्तिगत गरिमा। जब आप अपमानजनक स्थितियों से दूर जाते हैं, तो आप यह सिखा रहे हैं कि सच्चा प्रेम पारस्परिक सम्मान के साथ आता है। अगर इस वीडियो ने आपको उन स्थितियों को देखने में मदद की है जो आपने पहले नहीं समझी थीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। मुझे चाहिए कि आप जानें कि आपकी उम्र के हजारों लोग इन्हीं चुनौतियों से गुजर रहे हैं, और मिलकर हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जहां अनुभव को महत्व दिया जाता है, जहां ज्ञान का सम्मान होता है और जहां किसी को भी पारिवारिक प्रेम के नाम पर अपमान स्वीकार नहीं करना पड़ता। हमेशा याद रखें, आप केवल एक पिता या माता नहीं हैं, आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं, वैध भावनाओं के साथ, उचित अधिकारों के साथ और एक ऐसी गरिमा के साथ जिस पर कोई कदम रखने का अधिकार नहीं रखता। आपकी उम्र आपके मूल्य को कम नहीं करती, आपका अनुभव अपनी वैधता नहीं खोता, और मुख्य रूप से आप उसी स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार पाने के हकदार हैं जो आपने पूरे जीवन में दिया है। समापन, हम इस बातचीत के अंत में पहुंचे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात को अपने दिल में लेकर जाएं। आज मैंने जो 5 वाक्य साझा किए हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं, वे चेतावनी के संकेत हैं जो आपके दिनों की गुणवत्ता, आपके मन की शांति और मुख्य रूप से अपने लिए आपके सम्मान को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप इन पैटर्न को पहचानते हैं, जब आप उस सटीक क्षण को समझ सकते हैं जब प्रेम मानसिक नियंत्रण में बदल जाता है, तो आप कुछ कीमती चीज वापस पा लेते हैं जो शायद आपने बिना समझे खो दी थी। अपनी चुनने की शक्ति। आपको अब देखभाल के भेष में आने वाले अनादर को स्वीकार नहीं करना पड़ता। आपको अब ऐसे शब्दों को निगलना नहीं पड़ता जो आपको छोटा दिखाते हैं। आज हमारी चर्चा को लागू करके आप अधिक शांति से सोएंगे, यह जानते हुए कि आपने अपनी गरिमा का बचाव किया है। आप अधिक ऊर्जा के साथ जागेंगे क्योंकि आप पर जहरीले रिश्तों का बोझ नहीं होगा, और मुख्य रूप से आप फिर से खोजेंगे कि आपकी आवाज़ अभी भी मायने रखती है, कि आपके अनुभव का अभी भी मूल्य है, और कि सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। हमेशा याद रखें,
आप केवल एक पिता या माता नहीं हैं, आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं, अधिकारों के साथ, भावनाओं के साथ और एक सुंदर इतिहास के साथ जो सम्मान के योग्य है। आपकी उम्र आपको कम मूल्यवान नहीं बनाती। सहायता की आपकी कभी कभार की जरूरत आपको कम गरिमावान नहीं बनाती। कमेंट में मुझे बताएं, इन 5 वाक्यों में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? आज आपको कौन सा सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी? आपका जवाब उन अन्य माता पिता की मदद कर सकता है जो इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको स्पष्टता दी है, अगर इसने आपको कुछ ऐसा देखने में मदद की है जो छुपा हुआ था, तो इसे उन अन्य माता पिता के साथ साझा करें जिन्हें इन शब्दों की जरूरत हो सकती है। कभी कभी इस तरह की बातचीत पूरा जीवन बदल सकती है। अगले सप्ताह मैं आपको सिखाऊंगा कि सालों तक अनादर सहने के बाद अपना आत्म सम्मान कैसे दोबारा बनाया जाए। तब तक याद रखें, आप प्रेम के हकदार हैं, लेकिन सम्मान के भी हकदार हैं।